अच्छा, जीएसटी की दुनिया में एक शब्द है जो ना अक्सर सबको कंफ्यूज कर देता है, और वो शब्द है सिक्योरिटी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पर टैक्स लगता भी है, और अगर लगता है तो भाई इसे भरेगा कौन? देखिए, शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके टैक्स नियम बहुत अलग-अलग हैं। तो सबसे सीधा और ज़रूरी सवाल यही है, क्या सिक्योरिटी पर जीएसटी लगता है? अगर ये सवाल मन में आ रहा है, तो यकीन मानिए ये उलझन बहुत आम है। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब ना तो सीधा हाँ है और ना ही नहीं। मामला थोड़ा सा पेचीदा है, और इसीलिए आज हम इसकी हर एक परत को खोलकर समझेंगे। असल में सारी कंफ्यूजन की जड़ यहीं पर है। बिजनेस की दुनिया में सिक्योरिटी शब्द के एक नहीं बल्कि 3 बिल्कुल अलग-अलग मतलब निकलते हैं। पहला, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स। दूसरा, जो हम आम तौर पर सोचते हैं, गार्ड या मैन पावर वाली सिक्योरिटी सर्विसेज। और तीसरा, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पर मिलने वाली छूट को देखेंगे। फिर ये पता करेंगे कि सिक्योरिटी सर्विसेज का टैक्स आखिर भरता कौन है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट पर जीएसटी कब और कैसे लगता है ये भी जानेंगे। और अंत में ये समझना सबसे जरूरी होगा कि इन बारीकियों को जानना किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इतना मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब चीजों की। तो कानून की नज़र में ये हैं क्या? देखिए, सीजीएसटी एक्ट 2017 बहुत साफ कहता है कि सिक्योरिटीज ना तो गुड्स यानी कि माल हैं, और ना ही सर्विसेज यानी कि सेवाएं। इन्हें दोनों ही परिभाषाओं से बाहर रखा गया है। मतलब ये जीएसटी के दायरे में ही नहीं आती। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब कोई शेयर्स खरीदता या बेचता है, तो उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है ये 18% का नंबर। ये 18% जीएसटी खुद सिक्योरिटीज पर नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी हुई सेवाओं पर है। उदाहरण के लिए, आपका स्टॉक ब्रोकर जो ब्रोकरेज फीस लेता है वो एक सर्विस है, तो उस सर्विस पर 18% जीएसटी लगेगा। सीधी सी बात है, जो मूल संपत्ति है वो टैक्स फ्री है, पर उसे खरीदने बेचने में जो मदद ली वो सर्विस टैक्सेबल है। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे पेचीदा हिस्से पर, सिक्योरिटी गार्ड या मैन पावर सप्लाई वाली सर्विसेज। यहाँ पर नियम एकदम अलग हैं। यहाँ हमें 2 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना होगा। पहला है फॉरवर्ड चार्ज, जो कि नॉर्मल तरीका है। इसमें सर्विस देने वाला यानी सप्लायर जीएसटी वसूल कर सरकार को जमा करता है। लेकिन दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम, जहाँ पूरी जिम्मेदारी पलट जाती है। यहाँ सर्विस लेने वाला यानी रिसीवर खुद सीधे सरकार को जीएसटी चुकाता है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में आरसीएम कब एक्टिवेट होता है? कानून कहता है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, सर्विस देने वाला कोई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हो, मतलब कोई कंपनी ना हो। और दूसरी, सर्विस लेने वाला एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हो। अगर ये दोनों बातें लागू होती हैं तो आरसीएम लगेगा। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये ना पूरी कहानी को एकदम सिंपल बना देती है। फंडा क्या है? अगर सप्लायर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसीवर रजिस्टर्ड है, तो टैक्स की जिम्मेदारी सीधे सीधे रिसीवर पर आ जाती है। इसी को तो आरसीएम कहते हैं। लेकिन मान लीजिए सप्लायर एक कंपनी है, तो फिर नॉर्मल रूल लागू होगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज। और हाँ, अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, सप्लायर ही टैक्स भरेगा। लेकिन रुकिए, इसमें भी कुछ अपवाद है। अगर सर्विस लेने वाला बिजनेस कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, या कोई सरकारी एजेंसी है जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए ही जीएसटी में रजिस्टर्ड हुई है, तो उन पर आरसीएम लागू नहीं होता। ऐसे केस में टैक्स भरने की जिम्मेदारी वापस सप्लायर पर ही आ जाएगी। और एक बहुत ही जरूरी छूट भी है जिसे जानना चाहिए। प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूलों को अगर कोई सिक्योरिटी, क्लीनिंग या हाउसकीपिंग सर्विस दी जाती है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अब चलते हैं सिक्योरिटी के तीसरे और आखिरी मतलब पर। यह है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किराए पर घर लेते समय दिया जाने वाला डिपॉजिट। देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर जीएसटी की कहानी पूरी तरह से कंडीशनल है, मतलब शर्तों पर आधारित है। जब कोई डिपॉजिट देता है तो वो उस वक्त सिर्फ एक गारंटी होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है
और वो पैसे वापस मिल जाते हैं तो माना जाता है कि कोई सप्लाई हुई ही नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए और वो डिपॉजिट जब्त हो जाए, तब कहानी बिल्कुल बदल जाती है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, अगर डिपॉजिट बिना किसी कटौती के वापस हो गया तो ज़ीरो जीएसटी। लेकिन अगर उस डिपॉजिट को किसी नुकसान की भरपाई के लिए या बचे हुए किराए के बदले एडजस्ट कर लिया गया तो जब्त की गई रकम को एक सप्लाई माना जाएगा और हाँ, उस पर जीएसटी भी लगेगा। तो हमने 3 अलग-अलग तरह की सिक्योरिटीज और उनके जीएसटी नियमों को एक-एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी बातचीत का सार है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन उनसे जुड़ी सर्विसेज पर है। सिक्योरिटी सर्विसेज पर 18% जीएसटी है और ज्यादातर मामलों में सर्विस लेने वाला आरसीएम के तहत टैक्स भरता है। और आखिर में सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिस पर जीएसटी तभी लगेगा जब वो जब्त हो जाए। ये एक बेहतरीन चीट शीट है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीनों के बीच का ये बारीक सा अंतर जानना इतना ज़रूरी क्यों है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सही नियम जानने से बिजनेस बेवजह के जुर्माने और ब्याज से बचते हैं। वो अपनी लागत का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं और अपने कैश फ्लो को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की प्लानिंग। आरसीएम के केस में सप्लायर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, सर्विस लेने वाला ही टैक्स चुकाकर आईटीसी क्लेम करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला इस बात को कितने शानदार तरीके से बताता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये कानून की तरफ से दी गई एक रियायत है। इसका मतलब है कि सरकार ये तय कर सकती है कि ये रियायत किसे और किन शर्तों पर मिलेगी। तो आरसीएम के तहत सप्लायर को आईटीसी न मिलना एक सोचा समझा नीतिगत फैसला है। तो अब जब सिक्योरिटी के ये तीनों अलग अलग मतलब और उनके नियम इतने साफ हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या बिजनेस इन तीनों का हिसाब किताब सही तरीके से रख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर बिजनेस ओनर और अकाउंटेंट के पास जरूर होना चाहिए।